और अब वक्त यूपी प्राइम का है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस पहुंचे और दरिंदों की हैवानियत का शिकार हुई 19 साल की लड़की के परिवार वालों से मुलाकात की। राहुल और प्रियंका ने पीड़िता के भाई, पिता और मां से बंद कमरे में करीब 1 घंटे तक बात की। इस दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी वहां उनके साथ मौजूद रहे। पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी ने पीड़िता की मां को गले लगाया, उनका दुख बांटने की कोशिश की। मुलाकात के दौरान राहुल ने पीड़ित परिवार से सवाल किया कि आपको क्या लगता है, आपको न्याय मिलेगा? यानी उनसे पूछा कि क्या इंसाफ की उम्मीद है। इस पर परिवार ने कहा कि आप हमें इंसाफ दिलाइए। मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि हम इस दुख के घड़ी में आपके साथ हैं। सरकार राहुल जी थोड़ा इधर, राहुल जी प्लीज थोड़ा सा इधर। अपनी जिम्मेदारी सर बॉक्स पेपर कर न्याय होगा। हम पहुँच के उस न्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। भैया आईडी को हटा रहे यार, तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाएगा। और हाथरस कांड को लेकर यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी हाथरस पहुंचे, जहां पहुंचने के बाद दोनों अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अवनीश अवस्थी ने बताया कि हमने पीड़ित के परिवार से, यानी जो पीड़ित परिवार है, उससे मुलाकात की। उन्हें आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी में स्वयं हमारे विभाग के, गृह विभाग के सचिव श्री भगवान स्वरूप हैं, उसमें डीआईजी लेवल के ऑफिसर श्री चंद्र प्रकाश जी हैं, उसमें एक महिला अधिकारी कमांडेंट पीएसी आगरा की पूनम जी हैं। एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है और परिवार वालों के बयान कुछ हद तक ले लिए हैं। एसआईटी की पहली रिपोर्ट कल 4 बजे शाम को शासन में प्राप्त हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही शाम को ही 2 घंटे के अंदर तत्कालीन जो एसपी हैं, तत्कालीन जो सीओ थे, तत्कालीन जो इंस्पेक्टर थे, सीनियर सब इंस्पेक्टर, हेड बॉर्डर, इन सबको निलंबित करने का आदेश दिया और कल ही सभी अधिकारी जो फील्ड के कर्मचारी थे उनको निलंबित किया गया है। एसआईटी की जांच चल रही है। एसआईटी जो है अपना काम कर रही है। एसआईटी अब अपना काम लगातार करेगी। परिवार वालों ने, परिवारजनों ने एक एक चीज़ अपनी जो नोट हमको कराई है, हमने उन्हें कहा है कि एसआईटी बैठकर जितना भी समय लगेगा, परिवार की तरफ से जो भी बिंदु आएंगे, जो भी उनकी शिकायत भी होगी या जो भी उनका बिंदु आएगा, उसको एसआईटी नोट करेगा और एक एक चीज़ पर हम समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। एक निर्णय ये भी लिया गया है, डीआईजी साहब हम लोगों ने संयुक्त रूप से, कि गांव में सुरक्षा की व्यवस्था स्थायी रूप से बनी रहेगी और उसकी व्यवस्था के लिए कमिश्नर और आईजी और सभी अधिकारियों को दिया गया है। इसके साथ साथ आज हम लोग माननीय जनप्रतिनिधियों से भी मिले हैं। हमने उनसे भी अनुरोध किया है कि सामाजिक सौहार्द पूरा बनाकर रखेंगे और सबका सहयोग लेंगे, हर व्यक्ति का सहयोग लेंगे। हाथरस के जिले के सभी जनप्रतिनिधि जो अवेलेबल थे मिले हैं उनसे। मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि जो एसआईटी है वो अपना पूरा काम करेगी और जहाँ भी जो भी बयान आएंगे उन पर आगे की कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी होगा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
डीएनडी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया, लाठियां बरसाई, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को चोट आई। आप देख सकते हैं राहुल गांधी गाड़ी से बाहर आ गए हैं। हम डीएनडी भी मौजूद है बहुत देर से। आपको राहुल गांधी आप देख सकते हैं गाड़ी के ऊपर आ गए हैं और उनके हाथ में माइक है और यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्हें संबोधित करेंगे। राहुल गांधी वो देख सकते हैं आप ऊपर, राहुल गांधी गाड़ी के ऊपर हैं, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। वो आपको बता दें हाथरस के लिए रवाना हो रहे हैं और उन्हें यहाँ पर रोका गया है। पुलिस बल सामने खड़ी है, बहुत भारी पुलिस बल सामने खड़ी है राहुल जी को रोकने के लिए। राहुल गांधी को देखिए सामने, राहुल गांधी को रोका गया है और आप देख सकते हैं राहुल गांधी गाड़ी के ऊपर हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे हैं। ये पिक्चर डीएनडी से हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी अरे यार झंडा नीचे कर ले, लाल शर्ट वाले राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना। 5 लोगों को इजाज़त मिली है। खुद राहुल गांधी ने बताया है कि 5 लोगों को इजाज़त मिली है जाने के लिए। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। डीएनडी में 5 लोगों को इजाज़त मिली है। उसमें राहुल गांधी ने अभी खुद बताया कि 5 लोगों को इजाज़त मिली है हाथरस जाने के लिए और राहुल गांधी अब यहाँ से रवाना होंगे हाथरस के लिए। आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। खुद राहुल गांधी ने बताया कि 5 लोगों को इजाज़त मिली है हाथरस जाने के लिए, तो राहुल गांधी अब यहाँ से रवाना होंगे। पुलिस इन्हें नहीं रोकेगी। बता दें आपको, खुद राहुल गांधी ने बताया है कि पुलिस उन्हें नहीं रोकेगी। 5 लोगों को इजाज़त मिल गई है हाथरस जाने के लिए। अब राहुल गांधी यहाँ से रवाना होंगे, उसमें प्रियंका गांधी भी हैं और उनके साथ 3 लोग और हैं जो हाथरस के लिए रवाना होंगे। खुद राहुल गांधी ने बताया है कि 5 लोगों को इजाज़त मिल गई है हाथरस जाने के लिए, अब पुलिस उन्हें नहीं रोकेगी। कैमरामैन जुबैर राणा के साथ मैं प्राइम न्यूज़ अब्बास मेहंदी, प्राइम न्यूज़ दिल्ली। वहीं हमारे संवाददाता यश शर्मा ने कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। ये नहीं होना चाहिए और जो है खुल के उनको पूरे खुद जाना चाहिए, गलत भी जाना चाहिए। लग रहा है ना कहीं तानाशाही रहे, क्योंकि राहुल जी जाना चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी जाना चाह रहे, नहीं जाने दिया जा रहा। बर्बरतापूर्ण कार्रवाई, अगर आज भी नहीं जाने दिया तो सर आगे का प्रतिक्रिया? आगे का देखते हैं क्या, अभी तो संघर्ष चल रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ राजीव शुक्ला जो पूर्व में मंत्री थे कांग्रेस के। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर तानाशाही रवैया जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनाया हुआ है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि डीएनडी टोल प्लाजा से आगे राहुल गांधी और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी समर्थक हैं, उनको आगे जाने दिया जाए। और मुरादाबाद पुलिस अकादमी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम योगी भी इसमें शामिल हुए और सहायक अभियोजन अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री ने हाथरस कांड पर कहा कि अपराधियों को सजा का डर होता है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए एक समयबद्ध ढंग से उन सभी रिक्तियों को भरने के लिए रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उन सब से आग्रह किया है। पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने जो रिक्तियां भरी हैं वह पूरी शुचिता, पारदर्शी तरीके से इस कार्यक्रम को संपन्न करते हुए 3 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकारी सेवा में नौकरी देने में हमें सफलता प्राप्त हुई, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस को 1,37,000 से अधिक पुलिस में
पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती का कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अब तक संपन्न किया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हुई कि सभी विभाग युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और आगामी कुछ समय के अंदर 3 लाख नई शासकीय भर्तियों को भी हम प्रदेश के अंदर पूरा करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 1 माह से कोविड-19 की चुनौती के बीच भी सभी आयोगों ने पूरी तत्परता के साथ, पूरी पारदर्शी तरीके से के साथ, पूरी स्वच्छता और पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश के अंदर इन सभी रिक्तियों को भरने के लिए पूरी मेहनत की और उसके परिणाम भी हम सबके सामने आ रहे हैं। आज जो यहाँ पर प्रशिक्षण का अपना कार्यक्रम पूरा करते हुए हमारे इन प्रशिक्षकों का दीक्षांत समारोह है, मुझे बताया गया कि अकादमी में इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के प्रशिक्षण वहाँ पर संपन्न हुए हैं। इंडोर प्रशिक्षण में कानून व्यवस्था, विधि, मानवाधिकार, साइबर क्राइम, पुलिस रेगुलेशन की जानकारी देकर के पुलिस की कार्यप्रणाली व कानूनी पहलुओं की समझ जहां प्रशिक्षण में विकसित की जाती है, वहीं आउटडोर प्रशिक्षण के अंतर्गत शारीरिक स्फूर्ति और फिटनेस के लिए ड्रिल, पीटी एक्सरसाइज, जंगल ट्रेनिंग, घुड़सवारी, तैराकी का भी योग्य प्रशिक्षण प्रशिक्षुओं को अकादमी में दिया जाता है। एक दक्ष, संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह व निष्ठा के साथ जनसेवा के प्रति संवेदनशील पुलिस बल की स्थापना में यह प्रशिक्षण बेहद कारगर है। पुलिस उपाधीक्षकों में ओवरऑल प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु श्री दरवेश कुमार, इंडोर प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु श्री कमलेश कुमार, सहायक अभियोजन अधिकारियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रशिक्षु सुश्री विपर्णा गौड़ के साथ ही मैं सभी सफलतम प्रशिक्षुओं को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप प्रदेश के युवाओं के लिए आपका ये प्रशिक्षण और आपका ये चयन और आपका ये प्रशिक्षण प्रेरणा बने, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। पुलिस बल में पुलिस उपाधीक्षक एक बहुत अहम जिम्मेदारी का पद है, जहां अपराध नियंत्रण के साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधियों को दंड दिलाने तथा बिना भेदभाव के पीड़ित को न्याय दिलाने में भी एक सक्रिय भूमिका का निर्वहन आपके स्तर पर होना है। हम सब जानते हैं कि सुशासन की नींव न केवल अपराध और कानून व्यवस्था बल्कि आम जन के प्रति उतनी ही संवेदनशीलता का परिचय देना भी होना होता है, और यह सभी गुण हमें प्रशिक्षण के दौरान विकसित करने होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस देश में सिविल पुलिस का सबसे बड़ा बल है। और अपने 3 दिवसीय दौरे पे रामपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने आवास पर मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि हाथरस की घटना बहुत दुखी है, दुख देने वाली है, बेहद दुखद है ये घटना। और मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जिस तरह का घिनौना अपराध है, उस अपराध की कठोर से कठोर सजा मिलेगी और ये एक नजीर बनेगी। ये दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह के वैशी दरिंदों को सज़ा जो है वो बहुत मजबूती के साथ योगी जी की सरकार देगी और ऐसी सज़ा देगी जो नज़ीर बनेगा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड।
जो एक्शन है वो जो है वो शब्दों से ज़्यादा प्रभावी दिखाई पड़ेगा। आप उसकी चिंता मत करिए। मुझे लगता है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर किसी भी तरह की पॉलिटिकल प्ले करना या उसके राजनीतिक पर्यटन करना और उसके साथ साथ पर्यटन के साथ पाखंड करना ये कतई ठीक नहीं है, किसी भी के लिए भी, हमारी पार्टी हो किसी और की पार्टी हो। उन्हें बहुत से मौके होंगे जब वो पॉलिटिकल पर्यटन कर सकते हैं, लेकिन अपनी जो ऊसर ज़मीन है उसको ऊसर ज़मीन पर को जो है वो उपजाऊ बनाने के लिए इस तरह के संवेदनशील मुद्दों का सहारा लेना कतई ठीक नहीं। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह के वैशी दरिंद महिला संबंधी अपराध पर लगाम लगाने के लिए नई योजना तैयार की गई है। अब पीड़िता ऑनलाइन शिकायत कर सकती है। पीड़िता को एंड्रॉयड फोन से डीसीपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन की सोशल मीडिया साइट पर शिकायत दर्ज करानी होगी। 10 दिन में एक बार डीसीपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सोशल मीडिया पर सुनवाई करेंगी और पीड़िता की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। डीसीपी उत्तरी व क्राइम अगेंस्ट वुमेन शालिनी के मुताबिक इस नए प्लेटफॉर्म का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जो डर के चलते महिला थाने और 1090 में शिकायत नहीं कर पाती हैं। देखिए, अभी कोरोना के कारण हमारे पास जो जन सुनवाई पहले आमने सामने हम लोग कर पाते थे या महिलाएं घर से निकल के आसानी से आती थी, शिकायत कर पाती थी, इस दौरान पाया जा रहा है कि कंप्लेंट्स उस स्तर पे महिलाएं नहीं कर पा रही हैं और जो हमारे ऑनलाइन सेशंस थे, जो हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स थे, वो भी गैदरिंग ना होने के कारण नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक फेसबुक आईडी बनाया है जिस पे हम लोग अपना इनसे 1-to-1 जो क्वेश्चन आवर्स रहेगा, 1 घंटा हम हफ्ते में ऑनलाइन भी रहेंगे। अभी हमारी शुरुआत इस सैटरडे को हो रही है जिसमें हम एक ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं कि साइबर सेफ्टी कैसे हमें रखनी चाहिए, अगर फेसबुक या सोशल मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए जिससे कि हमारे साथ कोई घटना घटित ना हो, और अगर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हम कहाँ और कैसे अप्रोच करें, और उसके अलावा घटना होने के तुरंत बाद हम और क्या क्या सेफगार्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब सेशन अभी ऑनलाइन सेशंस भी किया जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर आवर्स भी होंगे। अभी एक और हम लोग इसको भी शुरू करने जा रहे हैं कि हफ्ते में एक बार जब पब्लिक जैसे जन सुनवाई आमने सामने चलता था, इसी तरह से ऐसे केसेस जो पब्लिक के इम्पोर्टेंट केसेस हैं उनको सामने लाके उनको भी 1-to-1 जो कंप्लेनेंट्स हैं वो ऑनलाइन आके हमें अपनी बात कह सकेंगे। और कोरोना पर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीते 24 घंटों में 3665 नए मामले आए, जबकि 4860 लोग ठीक हुए हैं। और क्या कुछ हालात रहे, कैसे प्रशासन काम कर रहा है, कितने अब तक क्या हालात हैं, इसकी भी विस्तार से जानकारी दी गई। ने अभी कोविड के बारे में जानकारी दी। मैं इस मौके पर ये बताना चाहूँगा कि नई गाइडलाइंस लागू हैं और नई गाइडलाइंस का सभी लोग पालन करें। हमारे प्रदेश में हॉटस्पॉट अब घटते जा रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हम इस बीमारी के प्रति सावधान रहें। मैं इस अवसर पर यह भी बताना चाहूँगा कि कोविड के बावजूद आर्थिक गतिविधियों को तेज़ी से लागू किया जा रहा है। लगभग 8 लाख से अधिक उद्योग धंधे चल रहे हैं। बैंकों द्वारा भी नए उद्यम स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 4,18,000 नए उद्यमियों को 14,000 करोड़ के लोन दिए गए हैं। 4,33,000 पुराने जो उद्यम थे उनको लगभग 10,000 करोड़ के ऋण दिए गए हैं। इसी अवसर पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले अतिवृष्टि से किसानों की काफ़ी फसलें कुछ नष्ट हुई थी, तो उसके क्रम में सरकार ने ये बहराइच, अयोध्या, आजमगढ़, देवरिया, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, मऊ, गोंडा और बलरामपुर के जो कुछ क्षेत्रों में जहाँ कृषक प्रभावित हुए थे वहाँ पर कृषि निवेश अनुदान वितरित करने के लिए लगभग 104 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। इससे पहले इन जनपदों में लगभग 40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें ये निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक खेत का गांठावार सर्वे किया जाए और उसमें कोई भी किसान छूटने न पाए, और जिला स्तर पर समन्वय करके जनप्रतिनिधियों से ये धनराशि का वितरण किसानों को अवश्य कर दिया जाए। कोरोना वायरस के संबंध में
प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 3,665 नए मामले सामने आए हैं। इस समय जो 24 घंटे में लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए, उनकी संख्या 4,860 है। अर्थात आज भी जितने लोग नए संक्रमित हुए, उनसे ज़्यादा डिस्चार्ज हुए उपचारित होकर। अब तक कुल जो लोग डिस्चार्ज हुए हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 3,56,826 हो गई है। और प्रदेश के कोरोना वायरस के संबंध में रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 86.89% हो गया है, 86.89%। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या अब घटकर के 47,823 रह गई है। अर्थात हमने देखा कि पिछले लगभग 14 दिनों में हमारे प्रदेश के एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में 20,500 के करीब संख्या में गिरावट आई है। संक्रमित लोगों में से कुल 5,977 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। मार्च से लेकर के अक्टूबर तक की अभी तक की अवधि में, 6 महीने की अवधि में, 7 महीने की अवधि में ये कुल मृतकों की संख्या 5,977 है। कल प्रदेश में 1,53,533 सैंपल्स की जांच हुई। तो ये आप गौर कर रहे होंगे कि भले हमारे केसेस की संख्या घट रही है, पॉजिटिविटी रेट घट रही है, पर जो हमारी टेस्टिंग होती है उसको हमने 1.5 लाख से ऊपर बना रखा है। लगातार हम टेस्टिंग 1.5 लाख से ऊपर कर रहे हैं। और टेस्टिंग में हम RT-PCR, एंटीजन और ट्रूनेट तीनों तरह के टेस्ट हम करते हैं। हर जिले में ट्रूनेट की फैसिलिटी है और लगभग 40 प्रयोगशालाएं हमारी ऐसी हैं सरकारी क्षेत्र में, जिनमें कि RT-PCR के जांच करने की क्षमता रखते हैं। कुल जो 47,823 केस हैं एक्टिव केस, इनमें से 22,329 होम आइसोलेशन में हैं। और अब तक कुल 2,22,297 लोग होम आइसोलेशन में गए हैं, जिनमें से 1,99,968 लोग उपचारित होकर अपने होम आइसोलेशन की अवधि वो समाप्त कर चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया है कि अब तक संक्रमण के पश्चात 3,56,826 लोग पूर्णतः उपचारित हो चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे संख्या ये घटती है तो लोगों में एक ऐसी भावना आती है कि संक्रमण खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं है, संक्रमण बना हुआ है। अभी भी जो लोग लापरवाही करेंगे, संक्रमण उनको होगा। इसलिए हमें ये एक फॉल्स सिक्योरिटी की भावना नहीं आनी चाहिए कि संक्रमण जो है अब समाप्ति की ओर है। ये संक्रमण आपके और हमारे सहयोग से, सरकार के और लोगों के सहयोग से नियंत्रित रखा गया है। ये नियंत्रित रहा है। आपने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन किया है। जो जो बचाव के तरीके बताए गए उसको आप लोगों ने पालन किया है। अनलॉक होने के बावजूद, हर गतिविधि प्रारंभ होने के बावजूद भी आपके सहयोग से सरकार ने संक्रमण को नियंत्रित रखा है। और आप जानते हैं कि संक्रमण से बचे रहने के लिए आसान तरीके हैं। संक्रमण का जो रास्ता है वो मनुष्य से मनुष्य को है, और मुंह, आँख, नाक का जो इलाका है, इसी से संक्रमण अंदर जाता है। जब हम अपने हाथ से किसी संक्रमित सतह को छूते हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति से हम हाथ मिलाते हैं, तो हमारे हाथ में वो संक्रमण आता है, वायरस आता है, और फिर हमारे मुंह, आँख, नाक के जरिए संक्रमण हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो इसलिए अपने हाथ को बार बार साफ करते रहना ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके हाथ पर संक्रमण ना आए। किसी भी व्यक्ति से मिलिए, अभिवादन करिए तो हाथ नमस्ते करिए, हाथ जोड़िए, हाथ मिलाइए मत। हाथ मिलाएंगे तो आपके हाथ पर वायरस आ सकता है। इसलिए बचाव का ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है संक्रमण का? जब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, वो छींकता है, खांसता है,
तो उसके मुंह और नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो आपके मुंह, नाक, आंख के रास्ते आपके शरीर में जाते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।